विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का अपनी ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस में। आप सभी हमारी वीडियोस को लगातार देख रहे हैं और मैं देख रहा हूं यहाँ पर आज भी कई स्टूडेंट्स जो है हमसे संपर्क करने पर्सनली यहाँ पर स्कूल में आए थे और उनका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा था। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने समय का बिल्कुल भी जो है समय को व्यर्थ किए बगैर लगातार अपनी क्लासेस को आप ऑनलाइन जो क्लासेस हमारी चल रही हैं उनको आप लगातार वीडियोस को देखिए और उसका लाभ उठाइए। हमने जीव विज्ञान के अंदर 29वां चैप्टर चालू किया हुआ है, मानव में रासायनिक समन्वय, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन। तो मानव में रासायनिक समन्वय यानी किस प्रकार केमिकल्स के द्वारा हमारे शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है, ये सारा हम इसमें पढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो जो हमारी पहले वीडियो हो चुकी है, आज देखिए हमारी सेकंड वीडियो है ये। इस चैप्टर में हमने पहली वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताया था कि वास्तव में हम इस चैप्टर के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे और अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो स्राव निकलता है, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, बहिस्रावी ग्रंथि क्या होती है, इसका हमने पिछली वीडियो में पूरा डिटेल से बता दिया था। अंतःस्रावी ग्रंथि वो ग्रंथियां हैं जो डक्टलेस होती है, जो अपने स्राव को, जो कि हार्मोन कहलाता है, उसे रक्त में डालती हैं सीधा और रक्त के माध्यम से वो शरीर में पूरे में यानी फ्लो कर दिया जाता है और टारगेट ऑर्गन पर जाकर वो अपना प्रभाव दिखाता है। आखिर क्या प्रभाव दिखाता है, आखिर कौन सी ग्रंथि कौन सा हार्मोन केमिकल रिलीज करती है, यही तो अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन है और इसी को हम एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। थॉमस एडिसन को एंडोक्राइनोलॉजी का फादर कहते हैं। अब बात आती है कि हमारे शरीर में वो कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। तो आज हम पहला स्टार्ट कर रहे हैं हाइपोथैलेमस। पूरे शरीर में बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, ठीक है, एडिनल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, बहुत सारी ग्रंथियां हैं। तो आज हम पहले ले रहे हैं हाइपोथैलेमस, जो कि अगर हम बात करें इसकी उत्पत्ति की, तो यहाँ आप देख रहे हैं उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो उत्पत्ति एक्टोडर्मल होती है। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि प्रत्येक ऑर्गन जो है उसकी उत्पत्ति भ्रूणीय स्तरों के द्वारा होती है। तो यहाँ पर एक्टोडर्म यानी जो बाह्य चर्म वाला जो स्तर होता है भ्रूण के अंदर, उसके द्वारा हाइपोथैलेमस की उत्पत्ति होती है। सीधी सी बात है, ध्यान रखिए, मस्तिष्क के ओरिजिन एक्टोडर्मल है तो मस्तिष्क के अंदर पाया जाता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस, और पीयूष ग्रंथि भी एक्टोडर्मल होगी, ध्यान रखना। तो उत्पत्ति एक्टोडर्मल यानी एक्टोडर्म भ्रूणीय स्तर से होती है। स्थिति की अगर हम बात करें तो हाइपोथैलेमस जो है अग्र मस्तिष्क, हमने ध्यान हो तो आपको जब तंत्रिका तंत्र पढ़ा था तो उसमें पूरा मस्तिष्क के बारे में आपको डिटेल से बताया। तो मस्तिष्क में अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अग्र मस्तिष्क और पश्चिम, यानी अग्र मस्तिष्क का जो पश्चिम भाग होता है जिसे हम डायनसिफेलॉन कहते हैं। ध्यान है आपको, डायनसिफेलॉन। तो डायनसिफेलॉन की जो गुहा होती है, ठीक है, जिसको हम थर्ड वेंट्रिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्ड वेंट्रिकल। तो डायनसिफेलॉन जो होती है वो उसकी डायनसिफेलॉन, ध्यान रखना, मस्तिष्क का नाम है कौन से? अग्र मस्तिष्क। पश्च का जो भाग है उसको डायनसिफेलॉन करें। उसकी छत, उसकी गुहा की छत बनाता है, ठीक है। गुहा क्या है उसकी? डायोसिल, मतलब जो खाली स्थान है उस मस्तिष्क के अंदर, उसकी जो छत है वो कौन बना रहा है? वो हाइपोथैलेमस बना रहा है। ध्यान रखना, देखिए इसको मैं आपको एक चित्र के माध्यम से बता देता हूँ। ये हाइपोथैलेमस जो होता है ये पीयूष ग्रंथि है, ये पीयूष ग्रंथि है और यहाँ पर आप देख रहे हैं पीयूष ग्रंथि एक व्रंत के द्वारा लटकी रहती है, ठीक है, ये व्रंत है, ये पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि,
ये इसमें अग्रपाली और पश्चपाली दो पालियां होती हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यहाँ देखिए ये हाइपोथैलेमस है, तो कहां पर है ये हाइपोथैलेमस? ये पीयूष ग्रंथि के ऊपर है, ठीक है। आपको पता है हाइपोथैलेमस है, इसके ऊपर क्या होगा? थैलेमस होगा, ठीक है। और इसके नीचे क्या है? ये पीयूष ग्रंथि है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मस्तिष्क होता है, तो मस्तिष्क के अंदर जो डायनसिफेलॉन होता है, ये डायनसिफेलॉन है, और इसकी जो गुहा है, ठीक है, गुहा की क्या बना रहा है? ये छत बना रहा है, ठीक है। और इसकी अगर फर्श की बात करेंगे तो ये जो है नीचे की तरफ पीयूष ग्रंथि इसकी फर्श से लटकी होती है। जैसे आप देख रहे हैं ये मान लो एक कमरा है, ठीक है, तो कमरे की जो छत है जिस पर फैन लगा हुआ है, फैन जहां पर लगा हुआ है वहां पर क्या है? हाइपोथैलेमस है, ठीक। और नीचे वाला जो भाग है यानी जिसको छत कह रहे हैं, वहां से क्या है? पीयूष ग्रंथि लगी होती है। तो ये जो है थर्ड वेंट्रिकल, यानी ये गुहा है थर्ड वेंट्रिकल, कौन से मस्तिष्क की? अग्र मस्तिष्क पश्च की। तो इसकी जो गुहा है यानी जो खाली स्थान है उसकी छत बनाता है। कौन बना रहा है? हाइपोथैलेमस। तो ये बात समझ में आ गई आपको। तो हाइपोथैलेमस जो है वो पश्च मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क पश्च की जो है छत बनाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं स्रावित हार्मोन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इससे जो हम एंडोक्राइनो ग्लैंड पढ़ रहे हैं उसमें, कि कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो स्रावित हार्मोन में दो कैटेगरी यानी श्रेणियां हैं मोटे रूप से जो हाइपोथैलेमस से स्रावित होते हैं। एक है मोचक हार्मोन, जिन्हें हम रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं, मोचक हार्मोन या रिलीजिंग हार्मोन। दूसरे हैं निरोधी हार्मोन, इन्हें हम निरोधक हार्मोन या सदमक हार्मोन भी कहते हैं, ध्यान रखना, सदमक हार्मोन। अब क्या मतलब हुआ सदमक का और निरोधन का मतलब क्या होता है? निरोध का मतलब होता है कोई भी चीज का विरोध करना, ठीक है। सदमक का मतलब होता है उसको इनहिबिट करना, इसीलिए इनहिबिटरी हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। और मोचक हार्मोन का मतलब होता है रिलीज, यानी मोचन करना यानी स्राव करना। तो मोटे रूप से आप ये समझ लीजिए कि हाइपोथैलेमस से दो कैटेगरी श्रेणी के हार्मोन स्रावित होते हैं। एक है मोचक हार्मोन, जिन्हें हम शॉर्ट में आरएच हार्मोन कहते हैं, ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन, आरएच फॉर रिलीजिंग हार्मोन यानी मोचक हार्मोन, ठीक। अब दूसरे हैं इनहिबिटरी हार्मोन या इनहिबिटिंग हार्मोन यानी आईएच हार्मोन, ठीक है, इनहिबिटिंग हार्मोन। तो ये समझ में आ गई बात। अब कार्य क्या है? दूसरा आता है कार्य। तो भाई कार्य में आप देखिए पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का उत्पादन और उसके स्राव का नियंत्रण। जो हमारी पीयूष ग्रंथि है जिसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, उसके अंदर जो भी हार्मोन स्रावित होते हैं पीयूष ग्रंथि से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उससे बहुत सारे हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है। प्रत्येक हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है उसका उत्पादन यानी वो कितना बन रहा है, दूसरी बात उसके श्रवण का नियंत्रण यानी वो कब तो स्रावित होगा और कब उसको रोका जाएगा, इसका नियंत्रण यानी इसकी कमांड किसके हाथ में है? हाइपोथैलेमस के हाथ में है। बात समझ में आ गई? देखिए इसको इस प्रकार हम समझ सकते हैं, यहाँ नीचे नोट डाल के मैंने एक पॉइंट लिखा है बच्चों, इसको ध्यान से समझिए। मोचक हार्मोन पीयूष ग्रंथि से हार्मोन को स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है या उद्दीपित करता है, जबकि निरोधक हार्मोन यानी जो सदमक हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन को स्राव से रोकता है। बात समझ में आई? मोचक हार्मोन तो क्या करेगा, पीयूष ग्रंथि से जो स्रावित हार्मोन है उसको स्राव करने के लिए प्रेरित करेगा यानी एक्टिवेट करेगा कि भाई हार्मोन को स्रावित करो, ठीक है। और निरोधक हार्मोन क्या कहेगा, पीयूष ग्रंथि को मैसेज देगा कि भाई इस हार्मोन को बंद करना है,
बात समझ में आ गई। तो दो हार्मोन जो है, एक स्रावित करने के लिए कहेगा, रिलीज करने के लिए, दूसरा रोकने के लिए, इनहिबिट करने के लिए, सदमन के लिए, निरोध करेगा। तो दो कैटेगरी के हार्मोन ये हमें याद रखना है। अब बात आती है जब ये पीयूष ग्रंथि पर अपनी पूरी तरह से कमांड, अब आप सोचिए पीयूष ग्रंथि अपने जो भी हार्मोन्स को स्रावित करेगी वो किसकी इजाजत से करेगी? हाइपोथैलेमस की से। तो हाइपोथैलेमस का पूरा कंट्रोल है पीयूष ग्रंथि पर। तो इसलिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना बेटा, ये एग्जाम में अभी नीट का एग्जाम हुआ है कल ही 13 तारीख को। आपको पता है कि जो बच्चे आप बहुत अच्छा पेपर करके आए हैं इस बार बायोलॉजी का, और काफ़ी स्टूडेंट से मेरी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि सर बहुत ही अच्छा रहा इस बार का अनुभव। तो देखिए जो मेहनत करेंगे आप लगातार तो आपको अच्छा ही रेस्पॉन्स मिलेगा। एग्जाम के अंदर हर पॉइंट को आप यहाँ से अगर एक एक पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे तो आपको निश्चित रूप से एग्जाम में सफलता मिलेगी, क्योंकि यहीं से छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। मैं पूरा पेपर एक बार सॉल्व देखने के बाद आपको नेक्स्ट कभी वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस एंडोक्राइनो ग्लैंड से आए हुए हैं। तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा बच्चों का, तो बड़ा अच्छा लगता है। आप अगर अभी से इनको, चूंकि आपका टारगेट आगे भविष्य में हम कहें आप डॉक्टर बने, आप मेडिकल क्षेत्र में जाएं, या आप कोई भी प्रोफेसर या जो है टीचिंग लाइन में भी जाते हैं, तो आपको ये पूरा आगे हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये आएगा, हर क्षेत्र में आएगा, चाहे कॉलेज में जाएं चाहे कहीं भी जाएं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर जब पीयूष ग्रंथि का पूरा हैंडओवर है तो क्वेश्चन पूछा जाता है अंतःस्रावी नियमन का सर्वोच्च कमांडर किसे कहते हैं? अंतःस्रावी नियमन, क्योंकि अंतःस्रावी नियमन मतलब पूरी पीयूष ग्रंथि, हमने अभी तक पढ़ा है कि अन्य ग्रंथियों पर कंट्रोल करती है। पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, प्रधान ग्रंथि कहते हैं। तो प्रधान ग्रंथि पर भी कंट्रोल है किसका? हाइपोथैलेमस का। तो भाई प्रधान ग्रंथि का भी नियंत्रक है ये कौन? हाइपोथैलेमस। तो नए शोध से, नई स्टडी से ये पता चला है कि हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कौन है? हाइपोथैलेमस। प्रधान ग्रंथि का भी नियंत्रक कौन है? हाइपोथैलेमस। अंतःस्रावी नियमन का सर्वोच्च कमांडर, ये सर्वोच्च कमांडर क्यों कहा? यानी कोई ना कोई नीचे भी कमांडर है अंतःस्रावी नियमन का। तो ध्यान रखो बच्चों, अंतःस्रावी नियमन का कमांडर तो कौन है? पीयूष ग्रंथि। अंतःस्रावी नियमन का यानी पूरी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर कंट्रोल कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि का भी कमांडर कौन है? हाइपोथैलेमस। इसलिए हाइपोथैलेमस को सुप्रीम कमांडर कहते हैं, सुप्रीम कमांडर कहते हैं। सुप्रीम कमांडर, सर्वोच्च कमांडर। अब इसे ऐसे समझ लीजिए बेटा, ये जो नाम पढ़ा है ये हमारे जो है, आपने देखा होगा हमारे देश में 3 सेनाएं होती हैं, जल सेना, थल सेना और नभ सेना। ठीक है, आपके नेवी, आर्मी और एयर। तो तीनों सेनाओं के अलग अलग कमांडर होते हैं। ठीक है, थल सेना अध्यक्ष अलग होता है, नेवी का अध्यक्ष अलग होता है, और जो है वायु सेना, एयर का जो है एयरफोर्स का अध्यक्ष कमांडर अलग होता है। और इन तीनों कमांडर पर एक ऊपर सुप्रीम कमांडर आपको पता होना चाहिए कौन होता है? कौन है? हमारे देश के राष्ट्रपति, सुप्रीमडेंट ऑफ जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कहलाते हैं। बहुत बार जीके में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर है हमारी तीनों सेनाओं का, क्योंकि जब भी कोई डिसीजन लेना होता है, कोई युद्ध क्षेत्र से संबंधित या कोई भी निर्णय, तो वो अंतिम निर्णय राष्ट्रपति लेता है तीनों सेनाओं के कमांडर से सलाह करके। तो सुप्रीम कमांडर कौन है?
यहाँ पर सुप्रीम कमांडर कौन हो गया? हाइपोथैलेमस, क्योंकि वो पीयूष ग्रंथि को आदेश देता है कौन सा हार्मोन आपको रिलीज करना है, कौन सा आपको रोकना है। बात समझ में आ गई? तो ये दोनों टर्म्स बेटा इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण टर्म्स हैं। अंतःस्रावी नियमन का सर्वोच्च कमांडर कौन है? हाइपोथैलेमस। प्रधान ग्रंथि का भी यानी नियंत्रक कौन है? हाइपोथैलेमस। मास्टर ग्रंथि का भी मास्टर कहते हैं इसे, ठीक है। ऑर्केस्ट्रा ऑफ यानी कमांडर भी कहते हैं, जैसे बैंड के अंदर एक मास्टर होता है तो उसके निर्देश पर ही पूरे बैंड के जो साज-बाज वाले हैं वो उसी हिसाब से गाने की धुन बनाते हैं, क्योंकि वही निर्देश देता है। तो ये सारे नाम उसी के द्वारा रखे गए हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि उत्पत्ति कैसे हुई हाइपोथैलेमस की, एप्रोडर्म से। स्थिति क्या है? ये अग्र मस्तिष्क डायोसिफेलोन की गुहा जो होती है उसकी डायोसिन की छत बनाता है। इससे दो हार्मोन कैटेगरी, मोचक हार्मोन और निरोधक हार्मोन RH और IH हार्मोन स्रावित होते हैं। ये पीयूष ग्रंथि पर अपना नियंत्रण करता है। पूरे हार्मोन्स जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित हो रहे हैं और वो कब जो है निरोधित किए जाएंगे, इसका नियंत्रण करेगा। अब बात आती है कि ये हार्मोन कैसे लिखे हुए हैं हमने? हाइपोथैलेमस से स्रावित हार्मोन। तो देखिए ये जो हमने नाम लिखे हैं ये वास्तव में इन्हीं की कैटेगरी के जो है हार्मोन्स हैं। जिस भी पर्टिकुलर हार्मोन का रिलीज करेगा उसके आगे उस हार्मोन का नाम लिखा होगा पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स को रिलीज करेगा RH हार्मोन और उसको निरोध कौन करेगा? IH हार्मोन। तो ये कोई अलग से हार्मोन नहीं है, वास्तव में ये दोनों हार्मोन के ही विस्तार से लिखे हुए एक प्रकार से भाग हैं। तो जैसे हमने पहला देखा GH RH, तो यहाँ ध्यान रखना RH का मतलब क्या हुआ? ये वाला RH। ये RH क्या है? ये RH यानी रिलीजिंग हार्मोन। तो GH का मतलब क्या हुआ? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन, मोचक हार्मोन। क्या मतलब हुआ? सीधी सी बात है, जो पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि कौन से हार्मोन को स्रावित करती है? वृद्धि हार्मोन, जिससे ग्रोथ बढ़ती है, ठीक है, कम हो जाती है, ज्यादा होती है। तो वो हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित करने के लिए कौन सा हार्मोन स्रावित होगा? यहाँ से RH हार्मोन। यानी सीधे शब्दों में हम ये कहें कि हाइपोथैलेमस ये कहेगा GH RH हार्मोन स्रावित करेगा कि भाई अब ये हार्मोन क्या करेगा? पीयूष ग्रंथि का जो GH हार्मोन होता है, ठीक है, GH हार्मोन पीयूष ग्रंथि से कहेगा कि वृद्धि हार्मोन को रिलीज करो, वृद्धि हार्मोन को सीक्रेट करो, स्रावित करो, उद्दीपित करता है। क्लियर? दूसरा क्या है? इसका विपरीत है, ठीक है, इसको वृद्धि हार्मोन मोचक यानी हम कहेंगे सदमक हार्मोन, सदमक हार्मोन। बात समझ में आ गई? तो ये क्या करेगा? वृद्धि हार्मोन को रोकने के लिए कहेगा कि भाई अब वृद्धि हार्मोन को बंद कर दो, ठीक है, पीयूष ग्रंथि को निर्देश देगा। तो कहने का मतलब समझ में आ गया। इसी तरह सारे हम देखो TRH, तो ये क्या करेगा? थायरोट्रोपिक मोचक हार्मोन। जो थायराइड ग्रंथि होती है उससे TSH हार्मोन, यहाँ जो पीयूष ग्रंथि है उससे TSH हार्मोन निकलता है, ठीक है, TSH थायरो स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड उद्दीपक हार्मोन, थायराइड उद्दीपक हार्मोन। तो ये हार्मोन कब निकलेगा थायराइड ग्रंथि से? भाई जब यहाँ से TRH निकलेगा। क्लियर? तो थायरोट्रोपिक मोचक हार्मोन। PRH प्रोलैक्टिन मोचक हार्मोन, ठीक है। इसी प्रकार प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन यानी सदमक हार्मोन, ठीक है, हिंदी में सदमक, इंग्लिश में इनहिबिट। तो बात समझ में आ गई, ठीक है। एक हार्मोन रिलीज करने के लिए प्रेरित कर रहा है, दूसरा उसको रोकने का काम कर रहा है। इसी प्रकार छठे नंबर पर आप देखें MSH-RH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग। ये हो गया मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, ठीक है, लेकिन कब स्रावित होगा? जब हाइपोथैलेमस MSH-RH हार्मोन स्रावित करेगा। यानी MSH हार्मोन को रिलीज करने वाला ये हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस से स्रावित हो रहा है। तो ये मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को मोचक हार्मोन यानी मोचन करने के लिए प्रेरित करेगा। ये कहेगा ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि से कि भाई आप अपने MSH हार्मोन को स्रावित करो, ठीक है। ये हार्मोन क्या करेगा? पीयूष ग्रंथि से कहेगा कि भाई अपने MSH हार्मोन को रोक दो, इनहिबिट करता है, सदमन करता है। ये देखिए सदमक हार्मोन,
इसी प्रकार कॉर्टिकोइड ट्रोपिक मोचक हार्मोन, जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है, ठीक है, उससे जो पीयूष ग्रंथि से अधिवृक्क ग्रंथि को मोचक के लिए हार्मोन स्रावित होता है उसको प्रेरित करेगा। LHRH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मोचक हार्मोन, तो ये ल्यूटिनाइजिंग ल्यूटियल को प्रेरित करने के लिए। FSH हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या पुटिका उद्दीपक हार्मोन भी कहते हैं। तो पुटिका उद्दीपक हार्मोन पीयूष ग्रंथि से कब स्रावित होगा? जब हाइपोथैलेमस से FSH हार्मोन स्रावित होगा। तो बात क्लियर हो गई। पूरी वीडियो को हम अगर इसका कैलकुलेशन निकालें तो यहाँ पर हाइपोथैलेमस से दो कैटेगरी के हार्मोन स्रावित होते हैं। एक हार्मोन मोचक है जो ये कहता है कि पीयूष ग्रंथि को कि भाई आप अपने ये हार्मोन को स्रावित करो। जैसे मान लो FSH हार्मोन है पीयूष ग्रंथि का, तो उससे कहेगा RH हार्मोन कि भाई ऐसा है FSH हार्मोन को रिलीज करो। दूसरा हार्मोन क्या है IH, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा भाई FSH हार्मोन को रोक दो। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से हाइपोथैलेमस को हम सुप्रीम कमांडर या मास्टर ग्रंथि का भी मास्टर कहते हैं। तो लगातार वीडियो को देखते रहिए हमारी, और आप लाभ उठाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लेंगे जिसमें हम पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।